हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। मैं हूं सुमन कौशिक। स्वागत करती हूं आपका मैजिकल स्टडीज़ पर। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं टारगेट्स के थ्रू। हमने लास्ट टाइम 15 क्वेश्चन किए थे सीटेट पेपर 2019 के। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो हैं 2019 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो आज कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षक है एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी कक्षा क्या होती है। समावेशी कक्षा को हम इंक्लूसिव क्लास भी कह सकते हैं। देखो, इंक्लूसिव, क्योंकि इंग्लिश वाले भी साथ साथ करते चलें, उसके लिए थोड़े से जो इंग्लिश वाले जो टर्म्स हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे। समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव क्लास में जो डिसेबल्ड बच्चे या विशेष एबल्ड बच्चे उनको कहते हैं, उनकी लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास पर रटने का बल देना, ये ठीक है। देखो, ऐसा जो भी कोई भी ऑप्शन होगा कि रटने पे जो बल देगा उसको कभी भी हम टिक नहीं करेंगे, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सेकंड है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। एक रूप तरीके मतलब हो गया कि सिर्फ वन वे या यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मीन्स एक ही तरीके से उसको कहते रहना कि इसी तरीके से काम करो, सिर्फ एक ही तरीका समझाते रहना। तो ये भी जो है ना, बच्चे की जो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म कर देता है। उसके अंदर क्रिएटिविटी या उसके जो और ओरिजिनल आइडियाज़ जो जनरेट होते हैं उन सब में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव देना। देखो, नकल ये तो बिल्कुल ही वर्ड गलत हो गया। आपको आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा गलत वर्ड अगर दिखता है तो आप उस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। तो ये नकल करने पर दबाव दे रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। देखो, अब फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि ये कह रहा है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी, हर स्टूडेंट को की जो लर्निंग, अधिगम मीन्स लर्निंग के सशक्त पक्षों, जो भी उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक मतलब उसके अंदर जो भी उसकी स्ट्रेंथ हैं उसके हिसाब से और उनकी कमज़ोरियों के हिसाब से विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। मतलब उसी के हिसाब से हम जो है उसके लर्निंग के एम्स जो हैं उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से हम विकसित करेंगे। तो मतलब जिसके अंदर जो डिसेबिलिटी है या जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उसको समझे एक टीचर और उस हिसाब से उसको आगे उसको कमज़ोरियों का विश्लेषण करके और फिर उसके जो अधिगम उद्देश्यों को विकसित करने की कोशिश करें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप ये बताइए, और जो आपकी वीकनेसेस होंगी हम उनको भी अलग से लेकर चलेंगे अपने साथ और उनको समझते हुए। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि हम वो डिस्कशन में लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, एक टीचर है, लेडी टीचर है यहाँ पे। अब वो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं जो क्रिएटिव, देखो इंग्लिश वालों के लिए बता दूँ, सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिव जो होंगे बच्चे, क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रोत्साहित मीन्स एनकरेज करने के लिए वो क्या करें। अब सारी चिंतन पर बल देकर, अब सारी चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही तरह से सोचता रहे, एक ही एक हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन सोचे, और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता उस तरफ ध्यान ना दे। तो इस तरह से तो क्रिएटिविटी नहीं बढ़ पाएगी। जैसे हमने एक ग्रीटिंग कार्ड बना के दे दिया, सिर्फ उसी को ग्रीटिंग कार्ड को एक ही डेकोरेशन वो करता रहे तो उससे क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। अलग अलग तरह से सोचे, अलग अलग अपने आइडियाज़ जनरेट करे तो तब होती है। तो ये गलत ऑप्शन था। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करो। अभिसारी चिंतन, देखो अभिसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट,
डाइवर्जेंट में आप अलग अलग तरह से सोचते हैं, बहुत तरह से सोचते हैं, अलग अलग पहलुओं को सोचते हैं, पर उसको यहाँ पे इसने हतोत्साहित लिख दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। देखो, अनेक परिप्रेक्ष्यों, ये जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि अलग अलग तरह से सोचना, यही हो गए डिफरेंट। परिप्रेक्ष्य मतलब होते हैं पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरह से सोचो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना। और तथा मूल विचार मतलब जो भी उसके ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे उस पर ध्यान देना, ओरिजिनल आइडियाज़ पे ध्यान देना ही, महत्व देना ही हमें इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए इन चीज़ों को। तो जाके क्रिएटिव, तब जाके हमारी ये क्रिएटिव विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर पाएगी एक टीचर। तो थर्ड ऑप्शन ये ठीक है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है वो। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करना। देखो, अगर यहाँ पे प्रोत्साहित होता तो ये ऑप्शन भी ठीक था, पर यहाँ पे हतोत्साहित कर लिया, क्योंकि देखो कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेना और चुनौतियाँ मतलब जो भी चैलेंजेस उसके सामने होते हैं उनका सामना करना हमें बच्चे को सिखाना चाहिए, और सिखाना चाहिए, मतलब सिखाते भी हम कि थोड़ा बहुत चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, तभी वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा, तो क्रिएटिव बन पाएगा। तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया। अगर यह प्रोत्साहित होता, अगर किसी और क्वेश्चन में इस तरह से आता है तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से चेक करना कि जोखिम लेना और चुनौतियों का सामना करना प्रोत्साहित करना चाहिए हमें यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। मतलब कौन सा जो फैक्टर है इसमें से, कारक मीन्स फैक्टर, कौन सा जो फैक्टर है वो सार्थक मीन्स मीनिंगफुल। कई बार हमें क्या होता है कि इंग्लिश में वर्ड समझ नहीं आते, तो आप जब आपका पेपर आपके सामने आता है तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज होती हैं, तो आप अपने मतलब दूसरी तरफ भी देख लेना कि वहाँ से कई बार हमें मीनिंग समझ आ जाते हैं, तो वहाँ से भी आप देख के पढ़ के और अपने करेक्ट ऑप्शन आप अपना चूज़ कर सकते हैं। हिंदी वाला इंग्लिश को देख लें, मतलब जो भी इनकी लैंग्वेज अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ के फिर अपना आंसर चूज़ कीजिएगा। तो ये कह रहा है कि सार्थक मतलब मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है, अधिगम करवाना है हमें, तो कौन सा फैक्टर सही है उसके लिए। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना। मीन्स परीक्षण मतलब होते हैं जो टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट अगर हम बढ़ा देते हैं, नहीं, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देंगे तो उसना मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। उससे सिर्फ रट के बच्चे आ जाएंगे और उसका टेस्ट दे देंगे, तो इसे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ये नहीं है। टेस्ट मतलब टेस्ट ही लेते रहना मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा नहीं देगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। मीन्स अगर हम बच्चे को मोटिवेट, अभिप्रेरित मतलब अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो सिर्फ उनको पुरस्कार दे दे के हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग करवा सकते हैं? नहीं। कितने पुरस्कार दोगे? एक मतलब एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक होते हैं, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं समझने के लिए, तो हम कितने पुरस्कार दे के उनको समझाना की कोशिश करेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो गया। मतलब देना चाहिए, पुरस्कार दिए जाते हैं, पर ऐसे मतलब मीनिंगफुल लर्निंग में ये बिल्कुल गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है यहाँ पे। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। देखो, अगर मीनिंगफुल लर्निंग में अगर हमें जाना है तो सिर्फ लेक्चर देकर बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा सकते। मीनिंगफुल लर्निंग में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ पे कह रहा है कि व्याख्यान विधि से, सिर्फ लेक्चर मेथड से ही हम बात कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल सूक्ष्म एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। मतलब जो भी उसका कंटेंट मैटर है उसकी तरफ भी, और संपूर्ण कुशल शेष मतलब उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल वेलबींग की तरफ भी ध्यान रखना। ये भी जो है वो एक सच्चा इंटरेस्ट, सरोकार मतलब होता है एक इंटरेस्ट, एक रियल इंटरेस्ट अगर हम उसको शो करते हैं तब उससे भी जो है मीनिंगफुल लर्निंग हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके देखा, ये भी गलत था, सेकंड भी गलत था और थर्ड भी गलत था। सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही इसमें ठीक लग रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और अगर अब हम 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। मतलब कौन सा जो है समस्या समाधान का एक उदाहरण है, मतलब प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होना चाहिए बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो कौन सा है इसमें? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना,
समाधान के मूल्यांकन पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इससे प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना बच्चे का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि कितना उसको लर्न हुआ है। क्रियात्मक अनम्यता मीन्स एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। मीन्स परंपरागत कार्य मतलब होता है मतलब एक ही कन्वेंशनल फंक्शन, मतलब जो होता है ना, मतलब रूढ़िवादी तरीके से ही अगर हम सारे काम करते रहें, सिर्फ एक ही पे ध्यान देते रहें, तो मतलब एक तरीका यूज़ करते रहें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या कहा जाता है कि एक ही प्रॉब्लम को मतलब एक ही तरीके से सॉल्व करते रहें, तो उससे हो जाएगा इफ़ेक्टिव समस्या समाधान रणनीति निकल के आएगी, नहीं आएगी। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, उसमें भी इसमें भी यही बात कह दी कि जो समस्या समाधान का सिर्फ एक ही आयाम पर सीमित रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा इसमें भी। साधन साध्य विश्लेषण और समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, इसमें मतलब हो गया कि जो मीन्स और देखो साधन मतलब होता है हमारा जो क्या है मीन्स, और साध्य मतलब हमारा एंड, मतलब एंड एनालिसिस करके, मीन्स एंड एनालिसिस, और उसके बाद डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, उनको अलग अलग उपलक्ष्यों में विभाजित करके। मतलब अगर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर फिर हम अपनी एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है कि ये प्रभावशाली होना चाहिए। कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है ना प्रभावशाली, तो वो जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इससे हमारा हो गया कि अगर हम साधन साध्य को उपलक्ष्यों में विभाजित करके अगर हम समस्या का समाधान करते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली मेथड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। देखो इसमें नहीं पर जोर दे रहा है कि कौन सी जो है वो प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो अंतर्दृष्टि हमने देखा था इनसाइट थ्योरी जब आपने पढ़ी होगी, तो इनसाइट पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चा अपनी अंतर्दृष्टि से सोचे, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, प्रभावशाली रहता है। तो ये तो इफ़ेक्टिव में आ गया, तो यहाँ पर नहीं मांगा है, तो अब ये नहीं, इसमें ऑप्शन ये तो इफ़ेक्टिव है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना मीन्स अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग मीन्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड एक्सप्लोर भी करो साथ में, एक्सप्लोरेशन मतलब दोनों के दोनों इसमें जो है वो इफ़ेक्टिव मेथड को ही शो कर रहे हैं। संवाद एवं परिचर्या मतलब संवाद डायलॉग से बच्चे को समझाना, और परिचर्या मतलब डिस्कशन करना, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं कि बच्चे के साथ कोई भी छोटी सी छोटी बात भी अगर हम डिस्कस करके उसको साथ समझाया जाता है, डिस्कशन करके अगर हम उसको समझाते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाता है। तो ये इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, तो ये भी इफ़ेक्टिव हो गया। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ मतलब उसको ज्ञान को सिर्फ दोहराते रहना ही मतलब इफ़ेक्टिव होगा, नहीं, ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सिर्फ बच्चा जो है वो बहुत लिमिटेड नॉलेज ले पाएगा और इसको हम इफ़ेक्टिव मेथड नहीं मानेंगे, तो ये जो है वो इफ़ेक्टिव मेथड का नहीं है। तो मतलब जो रॉन्ग है वो ठीक ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये सारे रॉन्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आया है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, अगर बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम उसको क्या कहें कि बाहर निकल जाए कक्षा से, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा बाहर जाके भी बातें करना है तो उसको क्या करना है, या बाहर जाके टाइम ख़राब करके आ जाएगा तो उससे टीचर को कुछ फ़ायदा नहीं है। टीचर को क्या चाहिए कि बच्चे की लर्निंग हो, तो उसके लिए हमें उसको बाहर खड़े करके कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटते रहना, पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटोगे तो टीचर से भी वो उसका जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा कि ये टीचर तो डांटने वाली है, और लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक टीचर के लिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें। देखो यही एक टीचर का काम है, कर्तव्य है कि उनसे बात करे और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करे, उसकी जो भी क्यों उसकी डिसइंटरेस्ट जो है वो क्यों हो गया है उसका कारण जानने की कोशिश करें। तो ये जो है वो
अच्छा रीज़न इसमें दे रखा है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना, मतलब वो काम बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दे टीचर, तो उससे भी जो है बच्चे का ध्यान जो है वो कक्षा में नहीं लगेगा, वो काम भी नहीं करेगा और ना ही उसमें ध्यान दे पाएगा कक्षा में भी। तो ये भी गलत ऑप्शन हो कि सिर्फ ऑप्शन थर्ड ही जो है वो इसमें रेलिवेंट लग रहा है। तो आप रेलिवेंट ऑप्शन को ज़रूर देखोगे और उसी के हिसाब से अपना पेपर कंडक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए, अब देखो ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है इस बारे में। जो हमारी संरचनावादी अप्रोच है मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो क्या कहती है इस बारे में। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जरूरी है, अनुबंधन जरूरी है मीन्स कंडीशनिंग ज़रूरी है। कंडीशनिंग के लिए मीन्स हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कंडीशनिंग को इसमें नहीं बता रखा, दंड पनिशमेंट देते रहें वो ज़रूरी है, या यंत्रवत ज्ञात करना मतलब रोट मेमोराइजेशन करना, रोट मेमोराइजेशन मतलब ये ज़रूरी है। तो आप देखो सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट ही कहते हैं कि जो बच्चा अपनी न्यू नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट करता है वो अपना पूर्व ज्ञान से या प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान मीन्स प्रायर नॉलेज से ही बच्चा अपना नया ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये बात बताई थी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वालों ने, जिसकी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो सब यही बात करते हैं कि प्रायर नॉलेज से ही बच्चा न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये ऑप्शन 1 में ही ठीक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 से क्या कहता है। देखो 23 से बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आप जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं उससे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपको एक क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में आते हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कौन से तरह के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप रीट का दे रहे हैं यूटेट का यूपीटेट का, तो हर एग्ज़ाम के हिसाब से ही आप उन्हीं के क्वेश्चंस की लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाया करें ताकि आपको अपना पेपर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो अब वो कह रहा है कि अगर मतलब जो बच्चे जो होते हैं अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की बात करते हैं मीन्स नेव थ्योरीज, मतलब नई नई थ्योरीज बनाते हैं, नेव थ्योरीज बनाते हैं अपने अपने। तो इसमें क्या करना चाहिए इस पृष्ठभूमि में, मतलब इस बैकग्राउंड के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। मतलब अगर एक टीचर को मतलब चैलेंज करना चाहिए कि अगर ये देखो कि अगर आपने एक बच्चा है उसने एक मेथड से एक अलग मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो वो मैम जो है वो चैलेंज कर सकती है कि ये कैसे हुआ, इसको तुमने कैसे निकाला, तो ये चैलेंज कर सकती है, पूछ सकती है। तो ये ठीक ऑप्शन लग रहा है। बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, मतलब बच्चों ने अगर कुछ नया तरीके से कुछ पूछा है, कुछ बताया है, कुछ नई थ्योरीज अपनी नई ढूंढी है तो उसके लिए वो खारिज कर दे उसको, नहीं पहले देखे तो चैलेंज तो करे कि वो है क्या, उसने क्या नया करा है, वो देखना चाहिए, फिर उसके बाद खारिज करो या नहीं करो वो उसके बाद की बात है। तो पहले उसको अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए। ये सही लग रहा है कि बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, मतलब उनको विचारों सिद्धांत जो उससे क्या सोचा उसको बिल्कुल ही अनदेखा ही कर दे, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, मतलब जो नए विचार बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए उनको मतलब बिल्कुल डांट देना चाहिए, नहीं डांटना, ये सब मारना डांटना अनदेखा करना इस तरह के ऑप्शन तो हमें जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले चुनौती देना जो है ना वो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 25 की निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की मतलब जब लर्निंग जो बच्चा होती है तो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। अधिगम मीन्स लर्निंग, बार बार बता रहे हैं इस बात को, लर्निंग मतलब अधिगम मीन्स लर्निंग। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य,
मीन्स हम अभिरुचि हम कहते हैं इंटरेस्ट को, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ज़रूर उसको प्रभावित करेगा कि उसी चीज़ को बच्चा लर्न करेगा जो उस चीज़ में वो इंटरेस्टेड रहता है। इसलिए विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, मैं सांवेगिक मतलब उसका जो उसका इमोशनल हेल्थ होता है वो भी बच्चे को अफेक्ट करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति मीन्स जो स्ट्रैटेजीज एक टीचर जो होती है ना, एक जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो यूज़ करती है वो भी बहुत ज़्यादा फर्क मतलब इफ़ेक्ट डालती है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब बच्चा किस जात से है, किस समाज से है, किस संस्कृति से है, ये भी उस पर अफेक्ट डालता है। नहीं, ये नहीं, बच्चे की सिर्फ इंटरेस्ट या बच्चे का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट और इमोशनल, मतलब बच्चा जैसे ठीक मूड में बैठा है, पढ़ने के लिए रेडी है और अच्छी स्ट्रैटेजी से टीचर एक पढ़ा रही है, सिर्फ ये चीज़ें ही मैटर करती हैं। वो कहाँ से आया है, कौन से कास्ट का है, कौन से समाज से आया है, मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। बाकी ये तीनों जिसमें होंगे उसको हम टिक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जिसमें होगी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब थर्ड ऑप्शन ठीक ही है जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आ रहे हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब क्या जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है सार्थक संरचना। अभी हमने बात करी थी ना सार्थक मीन्स था मीनिंगफुल संरचना। मीनिंगफुल संरचना मीन्स हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए इसमें से क्या ज़रूरी है। देखो, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, जितना भी बच्चा आपस में पारस्परिक क्रियाएं या इंटरेक्शन जितना करता है उतना ही बेनिफिट रहता है, ये हमें पता होना चाहिए और हमें पता भी है। देखो, इंटरेक्शन ज़रूरी है तो ये ऑप्शन ठीक है, महत्वपूर्ण पहलू ये है। इससे भी अच्छा कोई है, हम ये चेक कर लेते हैं। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, मतलब अभ्यास करना है पर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं न्यू नॉलेज, मतलब पुरानी नॉलेज से न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करो। तो अगर हमारी पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं आपस में तो उससे जो है बच्चा नया कुछ सीख रहा होता है, कुछ डिस्कशन कर रहा होता है, कुछ नई बातें कर रहा होता है। तो बार बार स्मरण करना कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। पुरस्कार और दंड तो बिल्कुल भी नहीं, हम दंड वाली तो बात कहीं भी नहीं करेंगे। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का जो संबंध है वो भी नहीं। तो सिर्फ इंटरेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 27 की। एक विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक बार प्रयोग का नियोजन और संचालन। जैसे उसने कहा कि एक कार्य में उसने प्लानिंग करी, उसका संचालन किया और फिर प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि को उससे संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार और बैज प्राप्त करना। तो उसने वो काम इसलिए किया ताकि उसको एक मेडल मिल जाए, एक बैज मिल जाए इस तरह से, या कोई स्टार मिल जाए, इस तरह से करने के लिए उसने वो सारी मेहनत करी, वो काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि वो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो लर्निंग है वो भौतिक चीज़ों के लिए हो रही है। यस, देखो वो भौतिक चीज़ें तो चाह रहा है, उसको ये नहीं, मतलब उसको सिर्फ क्या कर रहा है कि वो लर्निंग जो कर रहा है या वो काम जो कर रहा है वो सिर्फ भौतिक अभिवृत्ति की वजह से ही उसका विकास हो रहा है। ठीक है, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करता है, मतलब समझने के लिए तो नहीं कर रहा, वो स्टार या बैज प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो समझने के लिए नहीं हो सकता। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, पुरस्कार के बिना नहीं करेगा वो, क्योंकि वो बैज लेना चाह रहा है या कोई स्टार लेना चाह रहा है, कोई और भौतिक चीज़ उसको चाहिए। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब वो अपनी निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, नहीं, अपनी निपुणता के लिए भी नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, आप उसका फुल क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। हाँ, आप इसका जब पूरा क्वेश्चन देखेंगे तब आप इसको जब आप रिलेट करेंगे तो देखना कि पुरस्कार पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ भौतिक अभिवृत्तियों के लिए ही कर रहा है। तो हम सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 27 हो गया। क्वेश्चन 29 की, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। देखो, मध्य बाल अवस्था मतलब होती है मिडल चाइल्डहुड।
इस टाइम बच्चा जो होता है वो हम ये कह सकते हैं मिडिल चाइल्डहुड में है, हम 6 से 8 या 10 साल तक मान सकते हैं। अब इस एज में बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल थिंकिंग ला रहा होता है, शुरू कर रहा होता है, छोटी छोटी कहानियाँ भी अपने आप बनाना शुरू कर देता है, कुछ भी अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। देखो अब हम वाले ऑप्शन देख लेते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, मतलब देखो शारीरिक गति का विकास उससे पहले भी हुआ है, तो ये नहीं कह सकते ये इसी की खास बात है, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने में योग्यता विकसित होती है। देखो वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाए, ये नहीं कह सकते। अमूर्त रूप से सोचना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत ही हो गया। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं। देखो थोड़ा बहुत तर्क वितर्क बच्चा इस टाइम करना शुरू कर देता है, जैसे 6, 7, 8 में 8 साल का जो बच्चा होता है तो थोड़ा सा उसमें मूर्त रूप आने लग जाता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल हो गया है, लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा कि ऐसा क्यों होता है। जब हम उनको पढ़ाते हैं साइंस मैथ्स में तो वो पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये लॉजिक लगाएगा अपना वो। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, मीन्स सेंसरी, संवेदी मीन्स सेंसरी से और ये मोटर एक्टिविटीज़ से होता है उनका सारा काम। देखो सेंसरी और ये तो बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है ये, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया जो अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है। तो इसीलिए इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है, जिसमें बच्चे ने लॉजिकली सोचना शुरू करा है, ऑप्शन नंबर 3 में। लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाते हैं कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की डैश है। देखो मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है या द्वितीय एजेंसी है। तो हमें सबको पता है कि परिवार और उसके साथ साथ आस पड़ोस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो ये दोनों की दोनों ही प्राथमिक एजेंसियां हैं, मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसियां हैं, सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं ये। तो आज ही हमने 30 क्वेश्चन 2019 के पार्ट 2 में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं, आपके काम आती हैं और आपको इनसे बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।